अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मई जून 2022 पेपर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1। ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। जब भी वेक्टर के केस में मैक्सिमम का केस आ जाए ना, तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर की तरह आपने ऐड करना होता है। तो मैक्सिमम के लिए जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 7। सो सी इज द राइट ऑप्शन। और इन केस अगर वो मैक्सिमम की जगह यहाँ मिनिमम कर दे तो मिनिमम के लिए आपने दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर्स की तरह ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मिनिमम के केस में ए ऑप्शन होगा। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज परपेंडिकुलर हों, ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में मैक्सिमम ये 3 केसेस होते हैं, इसलिए मैंने तीनों केसेस इस एक क्वेश्चन में ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर परपेंडिकुलर का केस आ जाए तो आपने दोनों का स्क्वायर और ओवरऑल अंडर रूट इसको सॉल्व करना है, तो उससे बनेगा ये बी ऑप्शन 90 डिग्री का। तो हमारा राइट ऑप्शन सी है। बाकी भी मैंने डिस्कस कर दिए मेन केसेस ओ लेवल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2। A length of copper wire is labeled length 0.50 meter and diameter 0.50 millimeter. Which instruments are most suitable to measure accurately the length and diameter of the wire? अब देखें ऑप्शन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है। मीटर रूल गिवन है, माइक्रोमीटर गिवन है, कैलिपर गिवन है। स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की स्ट्रेट लेंथ होती है ना, वो हम फाइंड करते होते हैं मीटर रूल से। तो 0.50 जो है ये बेसिकली हाफ मीटर है। तो इसका मतलब है कि लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर रूल से। तो इट मींस ए और बी में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो डायमीटर है 0.50 मिलीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर से भी स्मॉलर है। तो इस केस में डायमीटर जो है वो माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे हम, क्योंकि लेंथ जो है मीटर रूल से मेजर की है। तो इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। The graph shows the speed time graph for a parachutist who jumps from a plane but doesn't open his parachute immediately. At which point does he open his parachute? देखिए, पैराशूटिस्ट ने जब जंप किया तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही थी। सबसे पहले हम फोर्सेस देखते हैं। फर्स्ट वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू मास विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और जैसे जैसे पैराशूटिस्ट जो है वो नीचे आता जाएगा उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगी अंटिल बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखें कि जब उसने अपना पैराशूट ओपन किया, अब ड्रैग फोर्स पैराशूट के ओपन करने से जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन जो वेट है वो जो है पर्सन का वो सेम ही रहेगा। ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी। क्यों? एक तो ड्रैग फोर्स एक्ट हो रही है पर्सन के ऊपर, और दूसरा जो उसका पैराशूट है, जब पैराशूट ओपन करेगा तो उसका एरिया बहुत ज्यादा है पैराशूट का। तो उसकी वजह से जो ड्रैग फोर्स है वो ओवरऑल जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, वेट से भी इंक्रीज कर जाएगी इस केस में। तो इस वजह से जो स्पीड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई सी इज द राइट ऑप्शन। ओ से ए में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ए से बी में उसने टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन किया है। स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप 0 है, स्पीड कांस्टेंट है। बी से जब वो सी की तरफ गई है तो इस केस में उसने पैराशूट ओपन किया है, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो डिक्रीज हुई है, डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। दैट इज व्हाई सी इज द राइट ऑप्शन। और डी पर एक दफा फिर बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगी। Question number 4. A 60 kg passenger enters a stationary lift. Gravitational field strength is 10 Newton per kg. How much force does the floor of lift exert if the lift accelerates upward at 2 meter per second square? देखें जी, ये लिफ्ट है। सपोज इस लिफ्ट पर अब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स इसके मास की वजह से वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और सेकंड फोर्स जो है वो
लिफ्ट के फ्लोर की वजह से है वर्टिकली अपवर्ड, और ये सेकंड फोर्स है बेसिकली नॉर्मल फोर्स। ये फ्लोर जो है लिफ्ट का, वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो नॉर्मल फोर्स है। ये नॉर्मल फोर्स बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma. This F is basically resultant force. So there are two forces, normal and gravitational force, which is also equal to weight. तो सिग्मा एफ हमने फाइंड करना है। बोथ फोर्सेस हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे इसको एफ एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। तो एफ एन इज इक्वल टू एम ए प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम ए प्लस एम जी, एम कॉमन। ये मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व आप करेंगे। ए की वैल्यू गिवन है 2, जी की वैल्यू 10 है, मैथ्स की वैल्यू 60 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। Which arrow represents the direction of resultant force acting on the moon at the instant shown? सर्कुलर पाथ में जो रिजल्टेंट फोर्स होती है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस वजह से ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेजरिंग सिलेंडर containing water is placed on a balance. Stone is placed into the water. Diagram shows the reading on the balance and on the measuring cylinder. What is the density of the stone? हमने स्टोन की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो हमें mass of stone चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ स्टोन। स्टोन एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की जो डेंसिटी फाइंड करनी होती है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड से फाइंड करते हैं, और ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड। मैस को हमने कैसे फाइंड करना है? जब स्टोन इसमें प्लेस नहीं किया था तो मैस था 50 ग्राम। When we put the stone into the water, mass increases to the value of 92.5 ग्राम। 55 से 92.5 तक की जो वैल्यू में इंक्रीज है, यही मैस बेसिकली मैस ऑफ द स्टोन है। तो 92.5 माइनस 55 डिवाइडेड बाय, तो यही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना है वॉल्यूम पर। जब स्टोन को प्लेस नहीं किया था तो वाटर का जो वॉल्यूम था 20 सेंटीमीटर क्यूब था, और स्टोन को प्लेस करने के बाद ये लेवल जो है 20 से इंक्रीज होकर 35 हुआ। ये जो इंक्रीज हुआ है ना 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो इसके लिए भी हम इस फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 35 माइनस 20। तो जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। यूनिट्स को चेंज नहीं करना, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने देना है, बिकॉज ऑप्शन जो है वो हमारे पास ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में ही है। क्वेश्चन नंबर 7, the diagram shows a uniform rectangular block of weight that is pivoted about point P. ये पॉइंट P है जहां पर इसको पिवट किया है। हाइट ऑफ द ब्लॉक इज 40 सेंटीमीटर, बेस ऑफ द ब्लॉक इज 8 सेंटीमीटर वाइड। Which horizontal force just makes the block start to rotate about P? ये फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड हमने बताना है जो ब्लॉक को रोटेट करवाएगी। तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स एफ है और एक वेट है। तो इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इज क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को फिगर आउट करना है, उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको आपने बड़े रिलैक्स होकर समझना है, ये कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है। देखें, जब हमने फोर्स यहाँ पर अप्लाई की, ये पिवट पॉइंट है, इस फोर्स की वजह से इसकी कोई डायरेक्शन जो कोई यूं होगी, ये इस तरफ को इस तरह रोटेट करेगा। ये मैं एरो पुट करता हूँ यहाँ पर। तो जब ये एरो फुल आप रोटेट करवाएंगे तो ये रोटेशन होगी क्लॉकवाइज। तो इट मींस के हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रही है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मूवमेंट होगा F मल्टीप्लाई बाय टॉर्क का जो फॉर्मूला है RF। F जो है फोर्स है
और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये पिवट पॉइंट है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। तो इस केस में एफ मल्टीप्लाई बाय 40 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि जो वेट है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करता है। सपोज ये कोई एक रॉड है, इसे मैंने इस पॉइंट पर बैलेंस किया हुआ है, ये पिवट पॉइंट है, इसको मैं पी के साथ डिनोट करता हूं। पिवट पॉइंट के राइट साइड पे अगर मैं फोर्स एक्सर्ट करूं डाउनवर्ड, तो जब आप इसकी रोटेशन करेंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज। इस तरह हमें पता चल जाता है कि कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म कर रही है। और पिवट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करें तो ये डाउनवर्ड फोर्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेगी। ये आप इस तरह एरो बना के एरो को फुल रोटेट करवा लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी रोटेशन है। अब देखें ये पी पिवट पॉइंट है और जो वेट फोर्स है वो पिवट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है। वेट फोर्स ये वाली है, सेंटर पे एक्ट कर रही है और पिवट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड है 50 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना होगा। स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो है, अब कई दफा स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होगा या अगर फोर्स यहाँ है तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आके स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं। आर को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट। तो अगर ये 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देखें तो ये और जो वेट है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब है ये वाला जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर ये वेट के लिए मोमेंट आर्म का काम नहीं करेगा। तो अब हमने कौन सा डिस्टेंस लेना है। तो सबसे पहले जो ये वेट फोर्स है इसके एरो को हम, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको यूं हम एक्सटेंड करते हैं। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये बेस को हाफ में से कट कर रहा है। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। बेस है 8 मीटर वाइड, जब लाइन ऑफ एक्शन मैंने बेस में से पास करवाया तो बेस को ये हाफ में से कट कर रहा है, तो इट मींस के टोटल डिस्टेंस 8 है। तो हाफ डिस्टेंस जो है मोमेंट आर्म इसका वो होगा 4 सेंटीमीटर। ये मेन पॉइंट है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज का हमें कैसे पता चले कि वेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट परफॉर्म करता है और इसका डिस्टेंस क्या होगा। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, इसको रिवाइज कीजिएगा। फर्दर कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो आप उसे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पर जी ये है center of mass. A small heavy weight is available in which arrangement is the center of mass lowest with face x on the table। अच्छा, face x को जब हम टेबल पे रखेंगे ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी। सपोज ये face x है और ये सेंटर है, ये डिस्टेंस होगा। विद फेस y ऑन द टेबल, जब फेस y को हम टेबल पे रखेंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा। तो इस केस में ये जो फेस y है और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये होगा। तो अगर इन दोनों के साथ हम कंपैरिजन करें तो फेस y के केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो लोएस्ट होगा। तो इस वजह से बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड, विच पॉइंट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन तक होती है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो सी तक है। तो it means C is the right option. Question number 10. An elastic spring has unstretched length of 30 centimeter.
A load of 6 Newton is hung from the spring and length of the spring now 60 centimeter. The 6 Newton load is removed and spring returns to its original length. A load of 2 Newton is now hung from the spring. What is the new length? It means क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अनस्ट्रेच लेंथ जो है यानी एक स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। जब हमने इसके साथ 6 न्यूटन जो है उसका एक वेट हंग किया तो टोटल लेंथ होगी 60 सेंटीमीटर। अगर हम 6 की बजाय 2 न्यूटन का वेट हंग करें तो न्यू लेंथ जो है कितनी होगी? स्प्रिंग के केस में फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स जो है ये क्या है? क्या ये लेंथ है, स्ट्रेच लेंथ है, अनस्ट्रेच लेंथ है, क्या है ये? न्यू लेंथ है, क्या है? सबसे पहले जब भी फिजिक्स में आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना हो आपको जो इक्वेशन है उसके पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये पैरामीटर किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन को। जब स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुआ है उसके बाद जो उसमें इंक्रीज हुआ है वो बेसिकली एक्सटेंशन है। और ये जो फोर्स है ये फोर्स एक्चुअली वो फोर्स है जो इस एक्सटेंशन की कॉज है। और इस एक्सटेंशन की कॉज बेसिकली वेट है जो उसने हैंग किया है। तो W इज इक्वल टू के एक्स। अब देखें W जो है यहां से हम देखते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्योंकि K कांस्टेंट है, स्प्रिंग सेम है। आप इसे रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर दूंगा आपको। अच्छा जी, अनस्ट्रेच लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो स्ट्रेच होने के बाद जो लेंथ हुई वो 66 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है 30 से 66 सेंटीमीटर का जो इंटरवल है वही स्ट्रेच है। जो स्ट्रेच है यानी एक्स है वो बेसिकली इन दोनों को जब माइनस करेंगे लेंथ को 36 सेंटीमीटर का स्ट्रेच है। अगर 6 न्यूटन की फोर्स है तो 36 सेंटीमीटर का स्ट्रेच है। अगर फोर्स हो जाए 2 न्यूटन, अब जो न्यू लेंथ है वो क्या होगी? एक्चुअली हमने सबसे पहले देखना है स्ट्रेच क्या होगा। जब हमें स्ट्रेच का पता चलेगा वो स्ट्रेच हम इसमें ऐड करके न्यू लेंथ जो है वो फाइंड कर लेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगी। यानी अगर x डबल हुआ है तो वेट भी डबल होगा। यहाँ पर देखें वेट में कितनी चेंज आई है, कितना डिक्रीज हुआ है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 आता है, 3 से। इसका मतलब है कि जो वेट है वो 3 टाइम डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब एक्सटेंशन भी इसमें 3 टाइम्स ही डिक्रीज होगी। तो 3 टाइम डिक्रीज का मतलब है एक्सटेंशन जो है 2 न्यूटन की वजह से 12 सेंटीमीटर रह जाएगी। अब आपने जो ये न्यू लेंथ है इसमें आपने क्या करना है, जो उसकी अनस्ट्रेच यानी एक्चुअल लेंथ है उसमें आपने ये जो स्ट्रेच है ना इसको ऐड कर देना है। तो ये आपकी न्यू लेंथ आ जाएगी विच विल बी 42 सेंटीमीटर और सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। A barometer is an instrument used to measure atmospheric pressure. In one type of barometer, height of a liquid is measured. In which diagram height represent atmospheric pressure? और जो height है इस लेवल से लेकर जहां तक ये मरकरी का लेवल ट्यूब के अंदर है वहां तक की हाइट h होती है और यहाँ पर वैक्यूम होता है। तो ये डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। A manometer contains mercury of density. Manometer is connected to a gas supply and difference of height is 72 millimeter. Atmospheric pressure is 100 kilopascal. Gravitational field strength given है. What is the pressure of the gas supply? तो जब प्रेशर की बात आएगी P इज इक्वल टू रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर गिवन है तो हमने उसको रो जी एच में ऐड कर देना है। सिंपल, आप इसमें जो सारी वैल्यूज है उनको जब ऐड करेंगे तो राइट ऑप्शन वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 13।
Which device provides a continuous steady energy output for a longest time? न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि जो इसमें न्यूक्लियर फिशन होता है बेसिकली, और इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल यूज होता है उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये लॉन्गेस्ट टाइम के लिए फेवरेबल है। सोलर पैनल, जितने टाइम यहाँ पर सन जो है वो निकला रहेगा उस वक्त तक सोलर पैनल वर्किंग करेगा, अदरवाइज वो बैटरीज पे चला जाएगा। तो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी हमें नहीं दे पाता। 1.5 वोल्ट सेल ये भी नहीं होगा, विंड जनरेटर भी विंड पे डिपेंड करता है, तो डेट इज बाई इज द राइट ऑप्शन। A load is pulled by a rope attached to a motor. Resultant force exerted by the rope on the load is shown in each diagram. Load moves in the direction of force and takes 10 seconds to travel 1 meter. Time given है, distance given है या height भी है। In which diagram does the motor work the greatest power? इन चारों में हमने बताना है ग्रेटेस्ट पावर किस में होगी। तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी और वर्क जो है वो इंटरचेंजेबल हैं, इसको हम वर्क पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, और एनर्जी या वर्क जो है वो एफ डी बाई टी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बाई टी भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी बाई टी भी हो सकता है। जो भी एनर्जी पर यूनिट टाइम होगी वो पावर होगी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा हमने एनर्जी या वर्क का कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन ओवरऑल करेंगे, देखें इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन है, इसमें आ जाएगा एफ डी। काइनेटिक एनर्जी नहीं आ सकती बिकॉज स्पीड और वो नहीं गिवन मैस। इसमें बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम आएगी। इसमें बॉडी स्लोप पे जा रही है, डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, इसमें भी एफ डी बाई टी। और इसमें बॉडी डाउनवर्ड स्लोप पर जा रही है तो एफ डी बाई टी। तो जब आप सबको सॉल्व करेंगे तो ए विल बी दी राइट ऑप्शन। Question number 15. Electrical energy supplied to a kettle is 600 kilojoule. Of this energy, 45 kilojoule is transferred to the surrounding and 15 kilojoule is used to heat the casing of the kettle. Remaining energy is used to heat the water. What is the efficiency of the kettle? Energy given है तो efficiency जो है वो energy output over energy input होगी। इनपुट एनर्जी गिवन है, जो सप्लाई की जाती है ये इनपुट एनर्जी होती है, दिस इज 600 किलो जूल, तो 10 रेज टू पावर +3 लिख लेते हैं। आउटपुट एनर्जी कौन सी होगी स्टूडेंट्स? आउटपुट जो है एनर्जी हो या पावर हो, हमेशा आउटपुट वो होती है जो यूजफुल हो। आउटपुट हमेशा यूजफुल होती है। देखें हमने सप्लाई की है एनर्जी केटल को पानी को गर्म करने के लिए, टू हीट द वाटर, लेकिन उसमें से 45 किलो जूल जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हुई, ये वेस्टेज है। 15 किलो जूल ने केसिंग ऑफ केटल को हीट अप किया है, ये भी वेस्टेज है। इन दोनों ने वाटर को हीट करना में कोई हमारी हेल्प नहीं की, इस वजह से ये दोनों एनर्जीज वेस्टेज हैं। इन दोनों को टोटल करें तो 60 किलो जूल होगी। तो जो आउटपुट है वो होगी 600 माइनस वेस्टेज जो 60 किलो जूल है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 540 किलो जूल, किलो 10 रेज टू पावर 3। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16. हाउ इज हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड थ्रू द वैक्यूम फ्रॉम सन टू मून सरफेस? वैक्यूम की जब भी बात आएगी रेडिएशन है, सॉलिड्स के लिए कंडक्शन और फ्लूइड्स के लिए कन्वेक्शन। फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस दोनों है, और वैक्यूम के लिए रेडिएशन। सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17. A metal cube contains boiling water. Each vertical face is painted a different color or as a different texture. Identical thermometers are held at equal distances from each vertical place. हर vertical place पर identical thermometers place किए हैं
मतलब सब थर्मोमीटर्स का जो स्ट्रक्चर है, साइज है, हर चीज सेम है। नियर विच फेस डज अ थर्मोमीटर रीड द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर? ग्रेटेस्ट टेम्परेचर जो है उसी वक्त वो रीड करेगा, उस सरफेस के सामने रीड करेगा जो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर होगी। हमने ये देखना है कि कौन सी सरफेस जो है वो गुड एमिटर है। एंड एज वी नो डेट अ गुड एब्जॉर्बर इज आल्सो अ गुड एमिटर, सो हमने ये देखना है कि कौन सा गुड एब्जॉर्बर या एमिटर होगा। ब्लैक कलर जो है ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं, गुड एमिटर होते हैं। वाइट कलर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। तो इट मीन्स कि ए और सी में से कोई एक ऑप्शन है। और डल और शाइनी में से जो डल है वो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर होता है। शाइनी कलर जो है वो गुड पुअर एब्जॉर्बर पुअर एमिटर होता है। तो दैट इज बाय ए इज द राइट ऑप्शन। Question number 18. A liquid column in a liquid in glass thermometer is 2 centimeter long at 0 degree Celsius. The column expands by 10 centimeter when heated to 100 degree Celsius. यानी पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेंटीमीटर था कॉलम, और जब उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिया है तो ये इंक्रीज होके 10 सेंटीमीटर हो गया। मेजरिंग फ्रॉम पी, यहाँ से हमने मेजर करना है। हाउ लॉन्ग इज द लिक्विड कॉलम एट 30 डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 सेंटीमीटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है 10 सेंटीमीटर। हमने बताना है 30 डिग्री सेल्सियस पर कॉलम कितना लॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के केसेस में सबसे पहले हमने ये देखना है कि पर डिग्री सेल्सियस एक्सपेंशन आती कितनी है। यानी कि जब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा, ठीक है, उसमें कितनी जो है इंक्रीज आएगी, कितनी एक्सपेंशन होगी, पर डिग्री सेल्सियस यूं लिख लेते हैं। तो उस केस में मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको। ये होता है टोटल एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन आई है 10 सेंटीमीटर की, डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर 100। जब सॉल्व करेंगे तो 0.1 डिग्री सेल्सियस है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो एक्सपेंशन है वो 0.1 आई है। तो 30 डिग्री के लिए क्या होगी, हम 0.1 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19. A liquid in glass thermometer consists of a bulb containing a liquid which expands into a thin capillary tube. Liquid in the thermometer is replaced by the same volume of a different liquid that expands more for the same temperature. Rise length remains same. How does new thermometer compare with the old? यानी कि सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर हमने लिक्विड को रिप्लेस किया, टेम्परेचर सेम है, लेकिन जो लिक्विड हमने रिप्लेस किया है उसमें जो एक्सपेंशन है वो ओल्ड वाले से ज्यादा आई है। तो इसका मतलब है कि अगर पर डिग्री सेल्सियस यानी कि सेम टेम्परेचर पर एक्सपेंशन ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर सेम, मोर एक्सपेंशन, इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी ग्रेटर है। इट मीन्स के ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। सेकंड वन है इसकी जो रेंज है ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी। तो इट मीन्स के इफ इट एक्सपेंड्स मोर, इट विल रीच द लिमिट्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब फास्टर। जल्दी से वो उस लिमिट को अचीव कर लेगा, यहाँ तक जल्दी पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल रेंज है वो स्मॉलर होगी। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20. Steam at 110 degree Celsius condenses on a surface to form water droplets at 100 degree Celsius. यानी कंडेंसेशन हुई है स्टीम से जो है, यानी कि गैस से वो लिक्विड फॉर्म में आया है वाटर। What happens after the steam comes into contact with the surface? अब देखें, पहले जो टेम्परेचर था 110 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लो डाउन हुए हैं,
उनकी एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी स्पीड डिक्रीज होने की वजह से स्लो डाउन हुए हैं, तो इसका मतलब है ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। ए में है कि मॉलिक्यूल स्लो डाउन एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, और बी में है मॉलिक्यूल स्लोज डाउन एंड एमिट एनर्जी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हुई है फेज की ट्रांजिशन। हाई से लो जो है, हीट हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती है, तो इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्टीम जो है ये हीट को एमिट करेगी सराउंडिंग में, बिकॉज इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। डेट इज बाय बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, which list shows states of matter in order of expansion from smallest to greatest for the same temperature rise? सबसे कम एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड में होती है, सबसे ज्यादा जो है वो गैसेस में होती है। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। तो सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच रो डिस्क्राइब द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड? ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। इवेपोरेशन के बारे में हम जानते हैं कि ये थ्रू आउट द लिक्विड हो रही होती है और एट एनी टेम्परेचर होती है। और इवेपोरेशन में जो हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस को लीव करते हैं। जितने भी हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस को लीव कर देंगे, और जो लोअर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो सरफेस पे रह जाएंगे, लिक्विड में रह जाएंगे, जिसकी वजह से स्पीड कम होगी, एनर्जी जो है डिक्रीज होगी, टेम्परेचर कम होगा, तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी। और बॉइलिंग उस वक्त होती है जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपस में इक्वल हो जाए। बॉइलिंग जो है वो बबल्स फॉर्म जो होते हैं वो भी थ्रू आउट द लिक्विड हो रहे होते हैं। अगर आप पानी को गर्म करें तो उसमें देखेंगे जो बबल्स बन रहे हैं वो सिर्फ सरफेस पे नहीं बनते, वो बल्कि थ्रू आउट द लिक्विड बन रहे होते हैं। तो डेट इज बाय बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, हेयर ड्रायर is used to blow air across the surface of water in beaker so that water evaporates. What increases the rate of evaporation? Decreasing the speed of air, decreasing the mass, no, increasing the surface area. Evaporation जो है वो surface area पे depend करती है, तो C is the right option. Question number 24. The diagram shows a ray PQ reflected by a mirror X to a mirror parallel mirror Y. Reflected ray along RS is parallel to PQ. What is the correct statement? एंगल्स के बारे में बात की है, तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये भी 45 डिग्री होगा। ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे का ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखें, एंगल बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर इज 45 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है। बी में एंगल बिटवीन क्यू आर एंड आर एस, क्यू आर और आर एस में 180 नहीं, ये 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ पी क्यू ऑन मिरर इज 60 डिग्री। पी क्यू का मेरा जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ये भी गलत है, तो ये भी रॉन्ग है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ क्यू आर ऑन मिरर वाई इज 45 डिग्री। क्यू आर जो वाई पर फॉल किया है ये भी 45 डिग्री ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, so D is the right option. Question number 25. An object is viewed through a thin converging lens, convex lens है। इसमें ये एक इमेज दिखाया गया है, यहाँ पर इमेज बन रहा है। How does image compare with the object? इसमें कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करता है, और इस केस में जो इमेज है वो लार्जर होगा और अपराइट होगा। ये वो केस होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ convex lens, then convex lens acts as a magnifier or simple microscope. In this case, the final image is larger and upright. Question number 26. Violet and indigo light have the shortest wavelength in the spectrum of visible light. Which three colors in order of increasing wavelength immediately follow indigo? इसको इंक्रीजिंग ट्रेंड में हम लिख लेते हैं। Wavelength will increase, frequency will decrease,
तो अब यहाँ से देखें इंक्रीजिंग वेवलेंथ में जस्ट आफ्टर इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ये वाला होगा ऑर्डर। अब देख लें इनमें से कौन सा है बी इज द राइट ऑप्शन, ब्लू ग्रीन येलो। क्वेश्चन नंबर 27, a sound wave passes through a substance. Diagram shows the position of molecules of the substance at one point. What is the type of wave is a sound wave and what is at x? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं और जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के वेरी क्लोज टू ईच अदर हों वो होता है कॉम्प्रेशन, यानी x जो है वो कॉम्प्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो डेट इज वाई ए इज द राइट ऑप्शन। और जो ये वाले पॉइंट्स होंगे ये होगा रेयरफेक्शन, ये है कॉम्प्रेशन। Question number 28. A man stands between two tall buildings P and Q. He is 50 meters from P and 200 meters from Q. He sounds a horn. He hears the first echo from P and 1 second later. ये टाइम का डिफरेंस है। He hears the first echo from building Q. यानी कि बिल्डिंग P की echo के 1 सेकंड के बाद P से जो Q वाली जो 1 सेकंड के बाद जो बिल्डिंग क्यू वाली एको है वो से सुनाई देती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन? स्पीड ऑफ साउंड हमने फाइंड करनी है। बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम और यहाँ एको का कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है और इससे भी फंडामेंटल लेवल पर इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये जो टाइम का डिफरेंस हमारे पास गिवन है ना इससे हमने स्टार्ट करना है। यानी कि क्यू की एको जो है उसके लिए जो टाइम है वो 1 सेकंड लेटर है, यानी 1 सेकंड के बाद हमें सुनाई दी है, तो जो टी क्यू माइनस टी पी इज इक्वल टू 1 सेकंड, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब टी जो है यहां से देखें तो टी का जो फॉर्मूला है वो होगा डी बाई वी, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई वी माइनस डी पी बाई वी इज इक्वल टू 1। यह सेकंड है, इसको 1 में मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। टाइम के डिफरेंस की वजह से ये फॉर्मूला हमने पुट किया है। क्यू और पी जो है ये बेसिकली बिल्डिंग्स को डिनोट कर रहे हैं। अब डी क्यू का डिस्टेंस कितना होगा? एको के लिए साउंड वेव सबसे पहले ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स द बिल्डिंग और कोलाइड करने के बाद बाउंस बैक होगी और वापस पर्सन के पास आएगी, उसको सुनाई देगी। यानी इस एको में जो डिस्टेंस है वो जो गिवन है उससे डबल होता है। तो डी क्यू जो है वो होगा 400 डिवाइडेड बाय वी माइनस, इसी तरह जो पी बिल्डिंग वाला डिस्टेंस है वो भी ओरिजिनल डिस्टेंस का डबल होगा, क्योंकि साउंड ने पहले ट्रेवल करके बिल्डिंग की तरफ जाना है फिर बाउंस बैक होके वापस उतना ही डिस्टेंस कवर करके पर्सन के पास आना है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय वी। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम न्यूमिनेटर को ये वाले ऑपरेशन से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड एंड b इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड? जस्ट एन इंफॉर्मेशन, बुक रीडिंग है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, a positively charged rod is held near an uncharged metal sphere on an insulating stand। ये स्टैंड इंसुलेटिंग है, इसका मतलब है इसमें से कोई चार्ज ना ट्रांसफर हो रहा है स्फीयर को, ना स्फीयर से डाउनवर्ड जो अर्थ में ट्रांसफर हो रहा है। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर? सबसे पहले तो आपने ये माइंड में रखना है कि अनचार्ज का मतलब क्या है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि उस बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो 0 है। नेट चार्ज 0 होने का मतलब है जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। यानी अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज 10 है तो नेगेटिव चार्ज भी 10 ही होगा। 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेट चार्ज 0 है, इसे कहते हैं अनचार्ज। अनचार्ज डजंट मीन कि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। अनचार्ज मीन्स उसमें नेट चार्ज 0 है।
तो पॉजिटिव रॉड जब लेकर आएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अट्रैक्शन के थ्रू इस सरफेस पे ले आएगा, एक्यूमुलेट कर देगा, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको रिपल्शन की वजह से सेकंड जो सरफेस है सामने वाली वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। Question number 31. Two metal spheres are mounted on an insulating stand. Sphere X is initially uncharged. ये फिर uncharged that means इसमें negative और positive charges same है. And sphere Y is initially positively charged. यानी इस पर positive charge है, इसमें positive और negative charges equal है. ये inside है, मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए, easiness के लिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा है ताकि हमें solve करना easy हो. A metal rod held by an insulating handle is placed in contact with X and Y. metal rod है लेकिन ये जो handle है ये insulating है। इसका मतलब है कि इस हैंडल की वजह से ना चार्ज ट्रांसफर होगा X में, ना X का चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा। तो ये टोटल चार्ज इनका इनमें ही रहेगा। What are the charges on X and on Y after rod is placed in contact with them? जब हम ये रॉड को प्लेस करेंगे, रॉड चूंकि कंडक्टिंग है, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं यानी y जो है इसके y के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं x के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो x के नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से x पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। y पे क्या होगा, y में ये नेगेटिव चार्जेस जाके जो पहले से पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करते करते एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो हो जाएगा, चार्जेस का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि y फुली न्यूट्रलाइज नहीं होगा, इसमें जो है पॉजिटिव चार्जेस डिक्रीज जरूर हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस के न्यूट्रल करने की वजह से, लेकिन खत्म नहीं होंगे। तो इस पर स्टिल पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा लेकिन लेसर अमाउंट में होगा। दैट इज व्हाई ए इज द राइट ऑप्शन। 32. Diagram shows a simple electric circuit which row describes the charge on an electron and direction of electron flow. इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है और इनके जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन y टू x। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33. Charge of 0.40 coulomb passes through a resistor in 1 second. In 2 seconds, 20 joule of thermal energy is produced in the resistor. What is the potential difference? अब स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक तो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। चार्ज पर यूनिट टाइम Q और T से हम करंट तो फाइंड कर सकते हैं और करंट हम फाइंड करते भी हैं। Q बाई T 0.40 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा करंट 0.40 एम्पेयर। अब हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है जो फॉर्मूला है वो आपको डेटा से, स्टेटमेंट से पता चलेगा कि आपने फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करना है। तो यहाँ पर एनर्जी और टाइम गिवन है, तो एनर्जी और टाइम से हम आर को तो फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब फॉर्मूला एप्लीकेबल कौन सा होगा, एनर्जी और टाइम। बेसिकली यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं पावर। पावर भी गिवन है, तो पावर भी गिवन है, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट भी गिवन है, वोल्टेज हमने फाइंड करना है। तो हम ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू VI। ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूलाज हैं, तो यहां से हम V को फाइंड करेंगे। V इज इक्वल टू P ओवर I। पावर होगी 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय करंट है 0.40। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन जो है वो होगा C। क्वेश्चन नंबर 34. Diagram shows a simple electric circuit which meter measures the current in the resistor.
करंट की बात है तो एमीटर यूज होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कि करंट सेम होता है तो वी ऑलवेज कनेक्ट एमीटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R2 में हमने करंट फाइंड करना है, तो R2 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सा एमीटर लगा होगा वही इसमें मौजूद करंट को मेजर करेगा। सो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35। When the flash on a camera is used, a charge 1.5 coulomb for this time through the flash lamp. Average voltage V given है. What is electrical energy supplied to the flash lamp and what is the average power? हमने पावर और एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। अब देखें V और Q और T से करंट आएगा तो पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे VI। V की वैल्यू 3600 मल्टीप्लाई बाय I जो है 1.5 डिवाइडेड बाय 0.0030। तो जब पावर को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम पावर को सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब पावर गिवन है तो पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, टाइम गिवन है हमारे पास ऑलरेडी। तो जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, आप इसको सॉल्व करें तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 36. Diagram shows an electric circuit. Which lamps light when switch S1 is closed and S2 is open? S1 को जब हम क्लोज करेंगे ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें से जो करंट है वो पास करेगा। जब करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो वो L1 की तरफ ही मूव करेगा और S2 की तरफ मूव करेगा। S2 जो कि ओपन है, यहाँ से करंट पास नहीं कर सकेगा, तो सारा करंट जो है L1 और L2 में से पास करेगा। तो L1 और L2 जो हैं यही दोनों लैंप्स जो हैं लाइट ग्लो करेंगे, ऑन होंगे। तो डेट इज वाई 36 का जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37। The diagram shows a hair dryer. Which statement explains why hair dryer doesn't need an earth wire? इसमें डबल इंसुलेशन होती है जिसकी वजह से इसमें अर्थ वायर जो है उसकी जरूरत नहीं होती, जस्ट एन इंफॉर्मेशन। 38. Left hand can be used to determine the direction of force when current carrying conductor is perpendicular to the field. Which quantities are represented by P, Q and R? ये लेफ्ट हैंड रूल है। इसमें थंब जो है वो इंडिकेट करता है फोर्स को, Q जो है ये इंडेक्स फिंगर फील्ड को, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट को डिनोट करती है। तो 38 का डी ऑप्शन। 39. As a magnet is moved into the coil of wire as shown, there is a small positive reading on the sensitive ammeter. Which change must increase the size of the reading? इसका मतलब है कि करंट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, हम वन बाय वन देखते हैं। मूविंग द ऑपोजिट पोल इनटू द कॉइल। ये जो साइज है करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो पोल पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम पोल को फ्लिप करेंगे, रिवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा, तो ये इंक्रीज नहीं करेगा। बी पुलिंग द मैग्नेट आउट ऑफ द कॉइल। अगेन आउट ऑफ द कॉइल अगर हम अवे लेकर जा रहे हैं तो ईएमएफ उसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगी, वो भी करंट के साइज को चेंज नहीं करेगी, डायरेक्शन वेरी होगी। सी पुशिंग द मैग्नेट इन फास्टर। ईएमएफ जो है EMF is directly proportional to the speed of magnet। तो जितना फास्टर मैग्नेट मूव करेगा उतना जो साइज ऑफ करंट है वो इंक्रीज होगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। डी देखते हैं, अनवाइंडिंग सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। EMF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। अनवाइंडिंग मीन नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो EMF डिक्रीज होगी, करंट डिक्रीज होगा।
इसका मतलब है कि अनवाइंडिंग या वाइंडिंग जो है वो ईएमएफ के साइज को या करंट के साइज को चेंज जरूर करती है, लेकिन यहाँ पर जो कि इंक्रीज का वर्ड है तो ये वाला ऑप्शन जो है ये करंट को डिक्रीज करेगा, इस वजह से डी ऑप्शन भी नहीं पॉसिबल। Question number 40. Electrical power is transmitted by cable over long distances at very high voltage. What are the effects of using high voltage transmission system? P is equal to VI. वोल्टेज अगर हाई होगा करंट जो है वो कम होगा, स्मॉल होगा, जिसकी वजह से जो लॉसेस हैं वो मिनिमम होंगे, मिनिमाइज होंगे। तो डी ऑप्शन इज राइट।